हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज की हमारी जो क्लास रहेगी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्धन वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य के अंदर जो महान राजा थे या गुप्तकालीन जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी या गुप्तकालीन समाज था, इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज की हमारी जो क्लास रहेगी जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वर्धन वंश। वर्धन वंश की अगर हम बात करें, इसकी जो शुरुआत थी वो 6ठी शताब्दी के अंदर हुई थी। वर्धन वंश की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 6ठी शताब्दी के अंदर हुई थी। और इसकी जो स्थापना थी वो थानेश्वर नामक स्थान पर की गई थी। थानेश्वर जो कि दिल्ली के आसपास है, और इसकी जो स्थापना थी वो पुष्यभूति के द्वारा की गई थी। इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? पुष्यभूति के द्वारा की गई थी। इसलिए वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो पुष्यभूति था वो शिव का उपासक था। पुष्यभूति जो था वो किसका उपासक था? शिव का उपासक था। पुष्यभूति के पश्चात इस वंश के 3 प्रमुख राजा हुए थे। सबसे पहले आ जाएगा इसके अंदर प्रभाकर वर्धन, दूसरा आ जाएगा इसमें राज्यवर्धन, और तीसरा आ जाएगा इसमें हर्षवर्धन। ये 3 महान राजा हुए थे। इन तीनों के पश्चात यानी कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो वर्धन वंश था वो समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे इन प्रभाकर वर्धन के बारे में। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु जब ये राजा बना तो इसका शासनकाल बहुत कम रहता है, और इसकी मृत्यु के पश्चात इसका भाई राज्यवर्धन वर्धन वंश का राजा बनता है, गद्दी पर बैठता है। लेकिन होता यूं है कि राज्यवर्धन का जैसे ही राज्याभिषेक होता है, जैसे ही ये राजा बनता है, इसका संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और राज्यवर्धन का जो संघर्ष होता है वो होता है बंगाल के शासक गौड़ नरेश शशांक के साथ। बंगाल का शासक होता है गौड़ नरेश होता है, शशांक के साथ इसका संघर्ष प्रारंभ होता है राज्यवर्धन का। इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है, और उस युद्ध के अंदर शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। और उसके पश्चात ये जो युद्ध होता है दोनों के मध्य वो 606 ईस्वी में होता है। 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की भी मृत्यु होगी, और उसकी मृत्यु के पश्चात जो हर्षवर्धन था वो राजा बना। हर्षवर्धन का जो शासन काल है वो 606 ईस्वी में प्रारंभ होता है। हर्षवर्धन के द्वारा राजा बनने के पश्चात इसका पहला कार्य था अपने भाई की हत्या का बदला लेना। तो इसने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए इसने कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि कर ली। इसने क्या किया? कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि की, और उस संधि के द्वारा एक विशाल सेना का गठन करके निर्माण करके वो सेना किसके विरुद्ध भेज दी? वो भेज दी शशांक के विरुद्ध। और उधर जो राजा हर्षवर्धन था वो अपनी बहन की खोज में निकल पड़ा था, क्योंकि हर्षवर्धन जो था जिस समय गद्दी पर बैठा था उस समय स्थितियां बहुत ही विकट थी। और हर्षवर्धन के जो बहन थी राजश्री, शशांक के द्वारा राजश्री के पति की भी हत्या कर दी गई थी। तो जो हर्षवर्धन था वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकला था, और इसकी सहायता किसी अज्ञात था, इसकी जो सहायता थी वो किसी भिक्षु के द्वारा की गई थी। और दूसरी तरफ हर्षवर्धन ने अपनी संपूर्ण सेना भास्कर वर्मा से संधि करके किसके विरुद्ध भेज दी? शशांक के विरुद्ध भेज दी थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि हर्षवर्धन का संघर्ष होता है 620 ईस्वी में। हर्षवर्धन का संघर्ष यानी कि युद्ध होता है 620 ईस्वी में पुलकेशियन द्वितीय के साथ। पुलकेशियन द्वितीय के साथ इसका संघर्ष होता है, युद्ध होता है 620 ईस्वी के अंदर। और इस युद्ध में जो हर्षवर्धन होता है वो युद्ध में हार जाता है, युद्ध में पराजित हो जाता है। और
जो ये जो युद्ध होता है वो नर्मदा नदी के किनारे होता है। और इसके अलावा हर्षवर्धन के द्वारा अपने शासनकाल में प्रत्येक वर्ष बौद्ध महोत्सव का आयोजन करवाया जाता था, एक विशाल महोत्सव बुलाया जाता था, जिसके अंदर वो विद्वानों, ब्राह्मणों, गरीबों को दान पुण्य करता था। और ये प्रत्येक वर्ष बुलवाया जाता था, यानी कि प्रत्येक वर्ष नहीं, सॉरी, प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात बुलवाया जाता था। और इसके अलावा हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य की जो राजधानी थी वो किसको बनाया था, इसने कन्नौज को राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था, कन्नौज को बनाया था। और हर्षवर्धन के द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की गई थी। हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी, महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। और जो हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष एक संगम का एक महोत्सव का आयोजन किया जाता था, उस महोत्सव के अंदर जो छठा महोत्सव बुलाया गया था, जब छठा महोत्सव बुलाया गया था तो उस समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ओके स्टूडेंट्स, ये था वर्धन वंश। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी पुष्यभूति के द्वारा। इस वंश का जो महान और प्रतापी राजा था, जिसके अंदर अपने प्रभाकर वर्धन किया, राज्यवर्धन किया और हर्षवर्धन, सबसे प्रतापी राजा जाएगा इसमें हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के द्वारा 620 ईस्वी में संघर्ष हुआ था पुलकेशन द्वितीय के साथ, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो गया था। और हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसको बनाया था, कन्नौज को बुलाया था। महाराजाधिराज की उपाधि किस वर्धन शासक ने की थी, वर्धन वंश के किस राजा ने ग्रहण की थी, वो की थी हर्षवर्धन के द्वारा। और हर्षवर्धन क्या करता था, प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात एक विशाल महोत्सव का आयोजन करता था, जिसमें वो गरीबों को, ब्राह्मणों को, सन्यासियों को, साधुओं को दान पुण्य आदि करता था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं, हमारा अगला इसके अंदर आ जाएगा पाल वंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाल वंश की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। पाल वंश की जो स्थापना थी, इसके नाम पर ही है गोपाल, इसके नाम पर ही है गोपाल। गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में बंगाल में पाल वंश की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पाल वंश का यह पहला राजा था, संस्थापक माना जाता है। और पाल वंश का दूसरा राजा आ जाएगा धर्मपाल। पाल वंश का दूसरा राजा कौन सा हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। ये जो धर्मपाल था पाल वंश का सबसे महान और प्रतापी राजा था, सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। और धर्मपाल के शासनकाल में ही पाल वंश का दो अन्य राज्यों के साथ संघर्ष होता है, जिसे त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं, जिसे त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ये जो त्रिकोणीय संघर्ष है, ये होता है पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। आज की क्लास के अंदर अपने पाल वंश डिस्कस करेंगे, राष्ट्रकूट करेंगे और प्रतिहार करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पाल वंश तो चल ही रहा था, पाल वंश की स्थापना की थी 750 ईस्वी के अंदर गोपाल ने। और इस वंश का दूसरा राजा कौन हुआ था, धर्मपाल, महान प्रतापी राजा था। और इसके शासनकाल में ही त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। धर्मपाल जो था, इसने अपने साम्राज्य की सुरक्षा, अपने त्रिकोणीय संघर्ष में अपने साम्राज्य की सुरक्षा की थी, साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। इसका उत्तराधिकारी था इसका पुत्र देवपाल। आगे आ जाएगा, धर्मपाल का पुत्र कौन था, देवपाल। ये जो देवपाल था धर्मपाल का पुत्र था और इसका उत्तराधिकारी भी था। देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, इसने अपनी राजधानी बनाया था बंगाल को। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था, बंगाल को बनाया था। लेकिन बंगाल से पूर्व राजधानी थी पाटलिपुत्र।
पाल वंश की जो राजधानी पहले क्या थी, पाटलिपुत्र थी, लेकिन देवपाल ने क्या किया, पाटलिपुत्र से वो राजधानी कहाँ ले गया, बंगाल ले गया। और इसके शासनकाल में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था, इसने अपना एक राजदूत भेजा था देवपाल के शासनकाल में। और इसके अलावा पाल वंश का 9वां राजा होता है महिपाल प्रथम। पाल वंश का 9वां शासक कौन होता है, महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम महिपाल प्रथम के शासनकाल में चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम ने 1023 के आसपास गंगा नदी के आसपास के प्रदेशों को जीत लिया था। यानी कि महिपाल का जो संघर्ष होता है वो चोल वंश के साथ होता है, और चोल वंश का राजा होता है राजेंद्र प्रथम। ये जो राजेंद्र प्रथम होता है 1023 के आसपास गंगा नदी के जो प्रदेश हैं उन पर आक्रमण करता है और उन प्रदेशों को जीत लेता है और उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता है। इसके अलावा अगर हम पाल वंश की बात करें कि पाल वंश के जितने भी राजा थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। पाल वंश के राजा किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ओके, और इनके शासनकाल में पाल वंश के राजाओं के समय बौद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ था। इसके समय बौद्ध शिक्षा केंद्रों के अंदर भी वृद्धि हुई थी, और नालंदा और विक्रमशिला इन दो प्रसिद्ध महाविहारों को संरक्षण प्रदान किया था। हमने पढ़ा था नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये धर्म बौद्ध शिक्षा से संबंधित था। इसके अलावा आ जाएगा इसमें विक्रमशिला, इसका संरक्षण भी किससे, मतलब कि किस वंश के राजाओं ने प्रदान किया था, पाल वंश के राजाओं ने इन दोनों विश्वविद्यालयों को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसके लिए सहायता राशि दी जाती थी। और पाल वंश का 10वां राजा आता है नयपाल। नयपाल के शासनकाल में तिब्बत के राजा के नियंत्रण पर वहां एक अतिशा नाम का बौद्ध भिक्षु आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अतिशा भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु था, ये किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आया था नयपाल के शासनकाल में। अतिशा जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, नयपाल के शासनकाल में वो भारत आया था। और किसके कहने पर आया था ये आया था स्टूडेंट तिब्बत के राजा के कहने पर। तिब्बत के राजा के कहने पर ही ये भारत आया था। और इसके अलावा पाल वंश के राजाओं की अगर हम बात करें, उन्होंने अपने शासनकाल में कला और वास्तुकला को सर्वाधिक महत्व दिया। और इन महान शिल्पियों के अंदर जैसे दीमान और विटपाल नामक दो शिल्पी आते हैं। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा पाल वंश। हमने दो टॉपिक क्लियर कर लिए यहाँ पे, एक तो हमारा हो गया वर्धन वंश और दूसरा हो गया हमारा पाल वंश। अब हम चलते हैं आगे, इसका तीसरा कंसेप्ट है राष्ट्रकूट वंश। तीसरा कंसेप्ट आ जाएगा इसमें राष्ट्रकूट वंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। हमने पीछे पाल वंश किया तो यहाँ से छोटा क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रकूट करेंगे तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर सीधा 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो आपसे पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा और कब की गई थी। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है ये दंती दुर्ग के द्वारा की गई। कब की गई थी, 736 ईस्वी के अंदर। और दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था, नासिक को। दंती दुर्ग ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था, नासिक को घोषित किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राष्ट्रकूट की अगर हम बात करें तो इस वंश में कुल कितने शासक हुए, कुल 14 शासक हुए थे। कुल कितने शासक थे, 14। अब दंती दुर्ग की बात करें तो सबसे पहले जो दंती दुर्ग था वो वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। कि दंती दुर्ग के द्वारा 736 में एक नया वंश चलाया गया, नए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। लेकिन दंती दुर्ग जो पहले था वो वातापी के चालुक्यों के अधीन एक सामंत के रूप में कार्य करता था। और दंती दुर्ग के द्वारा चालुक्य वंश के राजा कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके ही इसने चालुक्यों की सत्ता को समाप्त किया और एक नई सत्ता की शुरुआत की थी। और नई सत्ता कौन सी थी, राष्ट्रकूट वंश थी। और राष्ट्रकूट वंश के ही राजा थे
कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम के द्वारा, कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे कि एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और राष्ट्रकूट वंश का चौथा शासक आता है ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का चौथा शासक कौन आ जाएगा, ध्रुव आ जाएगा। ध्रुव की बात करें तो ध्रुव ने गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज को पराजित किया, और इसी वंश का अगला शासक आ जाएगा गोविंद। देखिए यहाँ पे दोबारा देखिए कि राष्ट्रकूट वंश का चौथा शासक था ध्रुव, जिसने प्रतिहार वंश के राजा, गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज को पराजित किया। और इसी वंश का पांचवा शासक, इसी वंश का पांचवा शासक आ जाएगा गोविंद। पांचवा शासक कौन है, गोविंद तृतीय। ये जो गोविंद तृतीय था, इसने पाल वंश के राजा धर्मपाल को और गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। देखो यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, त्रिकोणीय संघर्ष की। पाल वंश का राजा कौन है, धर्मपाल, और प्रतिहार वंश का राजा कौन आ जाएगा यहाँ पे, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। इन दोनों को पराजित किसके द्वारा किया गया था, गोविंद तृतीय के द्वारा पराजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा से देख लीजिए एक बार इसको। राष्ट्रकूट वंश का चौथा शासक होता है ध्रुव, जिसने प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज को पराजित किया। और पांचवा राजा है गोविंद तृतीय, जिसने पाल वंश के राजा धर्मपाल को पराजित किया और गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। अब हम चलते हैं आगे। इसी वंश का छठा शासक होता है अमोघवश। इसी वंश का छठा शासक कौन हो जाएगा, अमोघवश। ये जो अमोघवश था, ये बड़ा ही शांति प्रिय व्यक्ति था, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसने कुल 64 वर्ष तक शासन किया था। अमोघवश की बात करें तो इसने कुल कितने वर्ष तक शासन किया था, 64 वर्ष तक शासन किया था। ये एक शांति प्रिय राजा था, तभी इतना लंबा समय इसने शासन कर लिया। और इसी अमोघवश के बारे में अरब यात्री सुलेमान एक कथन कहता है कि अमोघवश जो है, इसकी जो गणना है, इसकी जो तुलना है, वो विश्व के 4 महान शासकों में की है। अरब यात्री सुलेमान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अरब यात्री सुलेमान ये भारत के अंदर आता है राजा मिहिर भोज के समय, गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज के समय आता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने कि अरब यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आता है, तो वो आता है मिहिर भोज के समय। हम बात कर रहे थे ऊपर अमोघवर्ष की। अमोघवर्ष की जो गणना है वो विश्व के 4 महान राजाओं में किसने की थी, सुलेमान ने की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो अमोघवर्ष था, इसने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था, मान्यखेत को, मालखेत को या फिर मालखेड़ को या फिर मान्यखेत को इसने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। और कृष्ण तृतीय इसी वंश का, राष्ट्रकूट वंश का 12वां शासक, राष्ट्रकूट वंश का 12वां शासक कौन हो जाएगा, कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय के समय राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से लंबे समय तक संघर्ष रहा था, संघर्ष होता रहा था। कृष्ण तृतीय के समय राष्ट्रकूटों का दक्षिण के जो चोल थे उनके साथ लंबे समय तक संघर्ष होता रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो राष्ट्रकूट वंश था, इनका जो प्राभव था, प्राभव मतलब बोलते हैं इनका जो पतन था, वो किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा। क्योंकि चालुक्य वंश के राजा तेलप ने 973 ईस्वी के अंदर कर्क द्वितीय को पराजित करके इनकी राजधानी मान्यखेत पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पे देखेंगे अपने चालुक्य वंश के राजा कौन है, तेलप। इसने क्या किया था, इसने 973 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था और
इसने किसको पराजित किया? इसने कर्क द्वितीय को पराजित किया। कर्क द्वितीय को पराजित करके किस पर अधिकार कर लिया? मान्यखेत पर अधिकार कर लिया। यानी कि इनकी जो राजधानी थी उस पर ही अधिकार कर लिया गया, जिससे जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था वो समाप्त हो गया था। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश के जितने भी राजा थे वो वैदिक धर्म को सर्वाधिक मानते थे, सर्वाधिक मान्यता प्रदान करते थे, और इनके द्वारा विशाल भवनों का, मंदिरों का भी निर्माण करवाया गया था। और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा संस्कृत और कन्नड़ साहित्य को भी सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अरबों की अगर हम बात करें कि जो विदेशी शक्ति थी, अरबों ने राष्ट्रकूट वंश के राजाओं को बलहरा के नाम से पुकारा है। अरब वंश के राजाओं की अगर हम बात करें या अरबों की अगर हम बात करें तो उन्होंने राष्ट्रकूट वंश के राजाओं को किस नाम से पुकारा है? बलहरा के नाम से। बलहरा का मतलब होता है बलराज, यानी कि सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, वर्धन वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से वॉच करें। अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। कल की हमारी जो क्लास रहेगी जिसके अंदर हम गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में डिस्कस करेंगे और चोल वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो आप इससे पहले से ही रीड करके रख सकते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो जाए। तो मिलते हैं हमारी कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।